यही गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। सर ओके, मैं कोई नया बच्चा देख पा रहा हूँ, केतान है ना, क्या नाम है इसका? केतान जो सर इवनिंग सर, मैं केतान कौन से स्कूल से तुम? सर एसएफएस स्कूल से सर। ओके, ऐसा से क्या? ओके फाइन। तो केतान, तुम्हारे स्कूल में कहाँ तक पढ़ा दिया अभी तक? क्या क्या पढ़ा दिया मुझे बता दो एक बार। हमारे स्कूल में अभी चैप्टर 3 तक हो गया है सर, केमिस्ट्री का। चैप्टर 3 तक हो गया? मतलब चैप्टर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया? हाँ सर। तो फास्ट सर 3 का थोड़ा सा बाकी है, लास्ट पार्ट बाकी है थोड़ा सा। मुझे समझ में आया कि नहीं आया? सर 1 और 2 आ गया है, मतलब अच्छे से, इतना भी मतलब ऐसा नहीं है कि सर मतलब मास्टरी कर लिया है, बट हाँ नहीं वो तो हाँ नहीं वो तो हमेशा रहेगा, तो इम्पोर्टेंट हमेशा रहेगा, ठीक है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर होना चाहिए।
केतन तुम किसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट हो, जेई के लिए कि मेडिकल के लिए? सर मैं तो एक्चुअली एनडीए देना चाहता हूँ सर, जेई और एमबीए, हाँ सर। एमबीए, ओके, एमबीए तो इससे भी कर सकते हो, तो मतलब तुम्हारा, हाँ सर एनडीए, सर एनडीए, सॉरी, सर एनडीए नेशनल डिफेंस ओके एकेडमी। एनडीए देना चाहते हो, सॉरी मैं एमबीए सुना, एनडीए, हाँ वेरी गुड, एनडीए तो फिर उसके लिए तो जेई का सिलेबस फॉलो करना पड़ेगा, नीट का फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो केदार मैं तुमको बता दूं केदार कि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पहला चैप्टर यानी मूल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया है, ठीक है, मेरा जो पार्ट है बता रहा हूँ, ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट मेरा खत्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया है मूल कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम का जो चैप्टर है, उसका क्वांटम नंबर वाला जो पोर्शन है वो मैंने खत्म करा दिया। उससे पहले वाला जो पोर्शन है वो अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, बिकॉज ऑफ फुल्ली एक फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें आराम से आऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स जो चैप्टर है बहुत ही डिटेल में टिल नीट लेवल, जेई लेवल या फिर तुम एनडीए लेवल मानो, वो भी हमने खत्म कर दिया है। और अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अब केमिकल बॉन्डिंग देखो, स्कूल टीचर का और हमारा पढ़ने का पढ़ाने का तरीका में थोड़ा सा अंतर तो जरूर मिलेगा। हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्टिव लेंगे तो इतना जल्दी खत्म नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। केमिकल बॉन्डिंग को करीबन 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब खत्म हो जाएगा यू विल बी एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। तुम कोई भी क्वेश्चन, किसी भी लेवल का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन हो, मेडिकल का क्वेश्चन हो, एनडीए हो, कुछ भी, कोई भी केवीपीवाई हो, कुछ भी क्वेश्चन उठा के देखोगे तो यू विल बी एलिजिबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। तो वही मैं कर रहा हूँ अभी, तो कोई बात नहीं। तो तुम लोग का ये कितान और जो भी नए बच्चे हैं, बहुत सारे और नए बच्चे हैं जिनका ये सब कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा बहुत जल्दी ही, ठीक है, मेरे सर से बात हुआ है, तो बहुत जल्दी ही एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, इसी मंथ में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग फिर से उन चैप्टर को पढ़ेंगे, तो कहता हूँ तुम फिर वो चैप्टर को हमसे हमारे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके तो सर। अभी मैं स्टार्ट करूंगा जो मैंने पढ़ाया था लास्ट वीक में। तो केदार तुमको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझने में, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर है फ्रॉम द पीरियोडिक प्रॉपर्टी और बाकी चैप्टर्स का, तो तुम जल्दी से कैचअप कर लोगे, मुझे पता है, ठीक है। ठीक है और सर। बाकी जो बच्चे हैं हमारे साथ वो थोड़ा मुझे बताओगे कि हमने लास्ट क्लास एग्जैक्टली कहाँ पे छोड़ा था? यस, सर आपने बैलेंस बॉन्ड थ्योरम समझाया था। एग्जैक्टली। तो मैंने लास्ट क्लास हम लोग को वीबीटी पढ़ाया था, तो मैं एक बार जल्दी से क्विक रिवाइज कर दूं कि हमने लास्ट क्लास वीबीटी में क्या पढ़ा था। तो देखो लास्ट क्लास हमने स्टार्ट किया था पढ़ना वीबीटी। वीबीटी का मतलब मैंने क्या बताया था, इट इज कॉल्ड द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं बैलेंस, वैलेंस बॉन्ड क्या बोलते हैं, थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, मैंने क्या बताया? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक वो थ्योरी होता है जो हमको ये सिखाता है कि हाउ द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म। केमिकल बॉन्ड के अंदर भी खासकर हमको ये सिखाता है कि हाउ एन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। एक कोवलेंट बॉन्ड को कैसे बनना है। देखो एक बात हम सबको पता है, कितान को भी पता होगा और बाकी को पता होगा कि कोवलेंट बॉन्ड हमेशा क्या होता है, बनता है इन बिटवीन द नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ये पता है सबको, याद है कि नहीं? हमने पढ़ा हुआ है बहुत बार इसको, याद है? यस सर। ये तुमने पढ़ा हुआ बहुत बार। तो ये हमको पता है कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये क्यों बनता है, तो रीजन क्या बताया था मैंने कि कोवलेंट बॉन्ड को बनने के लिए दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, द डिफरेंस मस्ट बी जीरो। वो डिफरेंस को या तो जीरो होना पड़ेगा या द डिफरेंस मस्ट बी वेरी वेरी लेस। तो उन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा या तो उसको बहुत कम होना पड़ेगा या जीरो होना पड़ेगा, जो सिर्फ दो नॉन मेटल के अंदर ही प्रेजेंट हो सकता है। केतन तुम मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? कुछ आइडिया तुमको? तुमने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, कुछ आइडिया होगा बताओ। सर थोड़ा सा याद नहीं आ रहा सर, ठीक, कोई बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं, ठीक है। तो मुझे केतन ये बता दो कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, the element having the highest electronegativity? सर वो नॉन मेटल्स का होगा शायद से। कौन है मेटल, कौन कौन है वो सब्सटेंस जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होता है? एनी आइडिया? सर हेलोजेंस। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो में मुझे बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, मुझे बताओ बताओ क्या सर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्या टेक्निक, क्या टेक्निक? सर फोन से कॉल, बस वेरी गुड। फोन कॉल। देखो बेटा हमारे पास एक सिंपल टेक्निक है, वो टेक्निक ये है कि हम लोग क्या करेंगे, फोन से कॉल करेंगे। क्या करेंगे? फोन। तुम्हारे पास भी फोन होगा और फोन से हम लोग पबजी खेलते हैं बट कॉल भी करते हैं, राइट? तो मेन फंक्शन क्या है, कॉल करना। तो ये चीज को थोड़ा याद रखना कि फोन से हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है। यानी
सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होगा पीरियोडिक टेबल का वो फ्लोरीन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन और फिर क्या होगा क्लोरीन होगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमको जानना है। उसके बाद जो नॉन मेटल्स होंगे दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो मेटल्स होंगे दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो नॉन मेटल के बीच में क्यों बनता है, क्योंकि ये नॉन मेटल भी क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये नॉन मेटल भी क्या होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब दोनों का दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़ेंगे तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। यूं समझो कि दो बहुत मोटा मोटा इंसान है, ये भी बहुत मोटा, ये भी बहुत मोटा, उन दोनों का वेट का डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस बहुत कम आएगा। लेकिन एक इंसान अगर मान लो बहुत पतला है, एक इंसान बहुत मोटा है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे वजन का, वेट का, तो डिफरेंस क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा। करेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो नॉन मेटल के बीच में ही कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, मेटल का इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं होता। इसे मैंने बता दिया, इसमें रिवाइज करा रहा हूँ। फिर हमने देखा था कि बॉन्डिंग को बनने के लिए क्या होना पड़ता है, ओवरलैपिंग करना पड़ता है। याद है तुम लोग को ओवरलैपिंग मैंने सिखाया क्लास में कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल जिसको बॉन्ड बनाना होगा दे मस्ट कम क्लोज एनफ विद ईच अदर। ये इसके सामने आएगा, ये इसके सामने आएगा, एंड दे विल डू ए ओवरलैपिंग। वो क्या करेगा, अपना ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करते ही क्या होगा, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा, शेयर हो जाएगा। फिर मैंने ये बताया था कि जब भी दो एटम सब सामने सामने आता है तो उनके ऊपर दो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्या है, फोर्स काम करता है। याद है तुम लोगों को कौन सा फोर्स काम करता है, बताओ जरा। अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। एक फोर्स काम करता है अट्रैक्टिव फोर्स, दूसरा फोर्स काम करता है रिपल्सिव फोर्स। हमने क्या बताया था कि अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है वो लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, कि जब भी दो एटम और उसके ऑर्बिटल बहुत दूर दूर पे होंगे तो उनमें जो फोर्स काम करेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स कहलाता है। और जब भी वो दो एटम सामने आ जाएंगे तो उस टाइम पे उनके ऊपर जो भी फोर्स काम करेगा दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, रिपल्सिव फोर्स। अब मुझे बताओ रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी क्या होता था, याद करो जल्दी बताओ। रिपल्सन बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, बढ़ता है कि घटता है, बढ़ेगा, बढ़ेगा। वेरी गुड। रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या होता है, कमेगा। घटता है। कमेगा। वेरी गुड, वेरी कमेगा। ये तुमको याद है, बहुत समझ। देखो ये बात याद रखना, केदार तुमको बता रहा हूँ, थोड़ा सुनना इस बात को। देखो जब भी किसी दो एटम के बीच में ना एनर्जी बढ़ता है तो ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। ऐसे सोचेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, अरे एनर्जी बढ़ रहा है कितना अच्छा बात है। बट एटम्स में क्या होता है कि एनर्जी बढ़ने से उनका स्टेबिलिटी जो है ना वो घट जाता है। आर गेटिंग द पॉइंट, स्टेबिलिटी घट जाता है ना। और एनर्जी कब बढ़ेगा, एनर्जी तब बढ़ेगा जब उन दोनों एटम के बीच में क्या काम करेगा, बहुत ज्यादा रिपल्सन काम करेगा, तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ जाता है। और जब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन काम करता है तो रिपल्सन क्या होगा, घट जाएगा, और रिपल्सन घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बोलो क्लियर, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था, और मैंने ये भी बताया तुम लोग को कि किसी भी दो एटम के बीच में अट्रैक्शन होने के पीछे क्या रीजन है, रिपल्सन होने के पीछे क्या रीजन है, कौन रेस्पॉन्सिबल है। तो मैंने लास्ट में डायग्राम बना के दिखाया था, तो वहां तक क्लियर है। और आज मैंने बताया था कि आज मैं तुम्हें ग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये ग्राफ जो है, दिस ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जेई एडवांस के अंदर भी इस ग्राफ के ऊपर बेस करके क्वेश्चन पूछा गया है। और इवन जो एनडीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको बता दो कि एनडीए के एग्जाम के अंदर भी ये ग्राफ को लेकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो क्या है ग्राफ, तो लेट्स सी द ग्राफ। कोई लिखेगा नहीं, बस सुनेगा और समझने का ट्राई करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ये ग्राफ कैसा होगा, इस साइड में होगा एनर्जी, ये हमारा हो गया एनर्जी, ये हमारा हो गया है ना इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द एटम। ठीक है, किसी भी दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्सिस में रखेंगे। ठीक है, अब ये एनर्जी है हमारा, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। ध्यान से बस देखो, लिखना नहीं है, सिर्फ देखते जाओ, सुनते जाओ, बहुत सिंपल चीज। अब देखो मैं स्टार्ट कर सौम्य से। सौम्य मुझे बता कि जब दो दो एटम, मान लीजिए एटम ए है और ये एटम बी है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है और बी यहाँ पे प्रेजेंट। मान लो कि इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमको बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना, क्या करना है इनको, इन्होंने डिसाइड किया कि हमको बॉन्डिंग में क्या करना है, पार्टिसिपेट करना। तो मुझे बताओ कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनको क्या करना होगा। सौम्य
सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं वो तो करना है, वो तो ठीक है, वो ठीक है, पर क्या करना होगा, क्या बताया था मैंने? पॉइंट देखो, पॉइंट मतलब सर देखो। समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं। मैंने बोला कि एक एटम हमने ए नाम का एटम को यहाँ बनाया, बी नाम का एटम को यहाँ बनाया। साइना मुझे बताओ कि अगर इन दोनों को आपस में बॉन्डिंग करना है तो इनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? साइना सर पास आना पड़ेगा ताकि ओवरलैप कर पाए। एग्जैक्टली है ना, वेरी गुड। सबसे पहले क्या होना पड़ेगा सोनिया? इन दोनों को पास आना पड़ेगा। ये मैंने पहले ही बताया था कि स्पाइडरमैन तो है नहीं, सुपरमैन तो है नहीं, वहां से उड़ के तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो दे हैव टू कम क्लोजर। मुस्कान मुझे बताओ मुस्कान कि जब ये दोनों क्लोज आना स्टार्ट होगा तो राइट नाउ इनके ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? एट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स? मुस्कान बताओ। सर कुछ हद तक अट्रैक्शन फोर्स काम वेरी करेगा, गुड। उसके बाद जब बहुत ज्यादा पास आ जाएगा नहीं, तब वो नहीं रिपल्सिव पूछ रहा फोर्स हूँ, काम अभी करेगा। अभी मुस्कान वो नहीं पूछ रहा हूँ, अभी 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 राइट नाउ ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, अब बताओ कौन सा फोर्स काम करेगा? बाद में क्या करेगा, बाद में देखिए। सर अट्रैक्शन फोर्स। एट्रैक्शन, वेरी गुड। तो सोनिया मुझे बताओ कि अगर इन दोनों के बीच में अभी एट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो इनका एनर्जी जो होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा, वेरी गुड। तो हमने क्या किया, ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। कैसे? तो हम इसको यहाँ से एनर्जी इतना कम से बना रहे यहाँ तक आके रुक गया। तो यहां से लेके ये पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा एट्रैक्टिव फोर्स है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू क्या, रिपल्सिव फोर्स। समझ आता है? अब मान लिया जाए कि ये ए जो है ये थोड़ा पास चला गया, यहाँ पहुंच गया, और बी जो है वो भी थोड़ा पास आ गया यहाँ पर। तो अब मैं केदान से पूछना चाहूंगा, केदान तुम मुझे बता पाओगे क्या कि अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? एट्रैक्शन फोर्स की रिपल्सन फोर्स? यस, रिपल्शन शायद से। रिपल्सन शायद, वेरी गुड। मुख्तार मुझे बताओ इन दोनों के बीच में अब कौन सा फोर्स काम करेगा, एट्रैक्शन की रिपल्सन? रिपल्सन फोर्स। रिपल्सन, वेरी गुड, रिपल्सन काम करेगा। मुस्कान बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? सर रिपल्सन। रिपल्सन काम करेगा। ओके, बहुत अच्छा। संदीप मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा? संदीप। सर सर Repulsion। रिपल्सन होगा तो सर पावर डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? वो तो आएंगे, उसमें आएंगे, वो तो बात का बात है। पहले तो ये बताओ कि कौन सा फोर्स काम करेगा। पावर इंक्रीज डिक्रीज, पावर क्या होता है? पावर तो ही नहीं यहाँ पे। कौन पूछ रहा है मुझे क्वेश्चन? किसने पूछा था? नाम बताओ। अरे किसने पूछा, नाम बताओ। अरे शर्मा क्यों? अरे कोई नया केतन ने पूछा क्या? नहीं सर। ओके ओके। अरे तुम इतना दिन क्लास में शर्मा रहे हो, क्या बात करते हो? मेरे क्लास में तो मैं इतना इतना अलाउ करता हूँ कि गलत बोलो, जो बोलना है बोलो, फिर शर्मा रहे हो। पावर कुछ नहीं होता है, एनर्जी बोलो है ना बेटा। पावर क्या है? पावर कुछ नहीं, एनर्जी बोलो। तुम बोलो कि सर एनर्जी बढ़ेगा घटेगा, पावर तो कुछ नहीं होता, ठीक है? तो शर्मा मत, क्यों शर्मा रहे हो? किसने पूछा? बोले जानने के लिए, ताकि मैं तुम्हारा नाम लिख के एक्सपेक्ट कर सकूं। तो शर्माने का क्या है? देखो अब मैं ये बोलता हूँ तुम लोग को, मेरा बात को समझना। मुझे कोई बताएगा क्या कि इस महीना में किसका बर्थडे है? कोई है, कोई स्टूडेंट का बर्थडे इस महीना में है? Yes, sir. तो नाम बता। संदीप है हमारे। संदीप का। The संदीप का 14th birthday कब है? August. कब है संदीप? 14th August. 14 अगस्त। अरे वाह, संदीप 14 अगस्त। और किसी का है? और किसी का नहीं? ठीक है। तो संदीप मुझे ये बताओ, सब लोग सोचना है, ठीक है? मान लो कि जनवरी का महीना में संदीप को पता है कि मेरा बर्थडे जो है वो अगस्त में है। महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी का। जनवरी का महीना है और संदीप को पता है कि मेरा बर्थडे अगस्त में है। तो संदीप जनवरी के महीना में ज्यादा एक्साइटेड रहेगा कि आज 1 तारीख है और संदीप को पता है कि मेरा बर्थडे 14 को है, तो संदीप आज ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। तो सोच के बताना मुझे, क्या संदीप जनवरी के महीना में ज्यादा एक्साइटेड था कि संदीप आज के दिन ज्यादा एक्साइटेड है कि मेरा बर्थडे आ रहा है? बताओ। सर 1 अगस्त को ज्यादा एक्साइटेड होगा। अब सब बात है ना? 1st August को सिंपल सी बात है। सर 1 अगस्त को ज्यादा एक्साइटेड होगा। अब मान लो मुझे पता है कि मेरा बर्थडे नेक्स्ट जनवरी को है, मैं आज से नाच के क्या करूंगा? मुझे तब नाचना चाहिए जब जनवरी 1 आ जाए, दिसंबर आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितना करीब तुम्हारा बर्थडे आएगा, तुम्हारे और तुम्हारे बर्थडे के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा
हम लोग लॉजिक नहीं समझ पाते, बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब तुम्हारा बर्थडे सामने आएगा वैसे वैसे तुम्हारा अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा नहीं कभी। अगर मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है जो नवंबर का महीना में दिल्ली से मुझे मिलने के लिए आ रहा है, तो आज मुझे जो एक्साइटमेंट होगा 3 महीना के बाद मेरा एक्साइटमेंट 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि अब मिलने का दिन जो है वो क्या आ गया, पास आ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सबको समझ में आया कि नहीं आया बात? यस सर। तो यहाँ पे भी तुमको यही लॉजिक लगाना बेटा कि पहले जब ये दोनों दूर दूर पे था तो इनमें अट्रैक्शन था, लेकिन जब ये ए और बी जब पास आ जाएगा, इतना पास कि अब बॉन्डिंग हो सके, तो उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज अब वो घड़ी आ गया है जब बॉन्डिंग हो सके, राइट? तो बॉन्डिंग होने का घड़ी आ गया, तो बिकॉज ये बॉन्डिंग करने वाले, तो दे विल मोर एक्साइटेड, तो इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स और भी ज्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा। और मुझे पता है कि जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा इनका एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट के बाद इसका जो एनर्जी है वो फर्दर डिक्रीज होगा, फर्दर डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलो बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारे माइंड पे ये क्वेश्चन तो आएगा कि सर ये तो सामने है, रिपल्सिव क्यों नहीं काम कर रहा है? अब रिपल्सिव काम करेगा। कल मैंने जब डायग्राम बनाया था तो मैंने क्या बताया कि रिपल्सन इन दोनों में काम करेगा, यानी रिपल्सन तभी काम करेगा जब दो एटम बिल्कुल क्लोज एनफ हो। मैंने क्या बोला था कि इसमें और इसमें भी रिपल्सन काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये और ये भी क्या है, दूर दूर है। रिपल्सन सिर्फ तभी काम करेगा व्हेन दो एटम के बीच का जो दूरी होगा वो बिल्कुल पास हो, बिल्कुल सामने हो, तब जाकर रिपल्सन फोर्स काम करेगा, अदरवाइज रिपल्सन काम नहीं करेगा। अब देखो ये पॉइंट तक हम पहुंच गए, बनाओ ना बस सीखो। ये पॉइंट तक हम पहुंच गए जहां पे अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है इन कंपेयर टू रिपल्सन फोर्स। अब देखना यहाँ पे, अब जब ये एटम और ये एटम इससे भी जब पास आ जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, यहाँ पे जब आएंगे तो ओवरलैपिंग तो हो जाएगा, अब इससे ज्यादा जब पास जाएंगे ना तो इनके बीच में क्या होगा, अब रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना स्टार्ट होगा, रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन लोग दोनों बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं, है कि नहीं? बताओ। और मुझे बताना जरा, मुझे बताना कि जब ये दोनों सामने जा रहे होंगे लाइक दिस, तो क्या एक ऐसा पॉइंट आएगा क्या कि जब इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन घटेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स बराबर हो जाएगा? बोलो ऐसा कोई पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सर आएगा। सोच रहे हो? वेरी Yes, गुड, sir. आएगा आएगा। आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखो, तब बात सुनना समझना। अब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब अट्रैक्टिव और रिपल्सन जब पास आ जाएगा ना, तो ये ग्राफ अपना मैक्सिमा शो करेगा। क्या शो करेगा? मैक्सिमा। मतलब एक ऐसा पॉइंट, ये पॉइंट, इसको देखा जाए, ये पॉइंट पे हमारा क्या है, ग्राफ का पिक है, यानी इस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स के बराबर है। Are you getting the point? This is the maxima of the graph. ये ग्राफ का क्या होगा बेटा, मैक्सिमा होगा, और इस मैक्सिमा पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अब तुम्हारा जो दो एटम है वो इतना करीब आ चुका है कि इनके बीच का जो भी अट्रैक्शन है वो इसके रिपल्सन फोर्स के क्या हो गया, बराबर आ गया। ये इतना करीब इन दोनों में, मतलब ये दोनों इतना करीब आ चुके हैं कि अट्रैक्शन इज इक्वल टू नाउ द रिपल्सन फोर्स। क्लियर है बात? बोलो बोलो बोलो, हाँ ना करो। यस Yes, सर। sir. ठीक है, सर मतलब किसी ग्राफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट हम लोग का मैक्सिमा होगा। नहीं, लोएस्ट है, ये हाईएस्ट। मैक्सिमा हमेशा एक्सिस से चेक करना होता है, एक्सिस से। ये एक्सिस है, तो एक्सिस से कितना लंबा पॉइंट, तुम अगर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो ये मैक्सिमा थोड़ी होगा। देखो ना, तुम अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करते जाओगे तो कौन सा लाइन सबसे लंबा लाइन होगा, दैट इज द मैक्सिमा। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे, एनर्जी एक्सिस से भी हो सकता है क्या हम्म। सर? एनर्जी एक्सिस जो है उससे भी मतलब लंबा लाइन हो सकता है? हाँ बोल सकते हो, काइंड ऑफ बोल सकते हो, है ना, बोल सकते हो। अब देखो इसके आगे क्या होता है, दिखाता हूँ मैं, ठीक है ना। अब इसका आगे समझना पड़ेगा, समझने का। हाँ हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद समझना। ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव बराबर हो गया।
अब मान लो कि इस कंडीशन के बाद अगर ये दोनों एटम और सामने गया तो क्या बढ़ेगा, बताओ कौन सा फोर्स बढ़ेगा? रिपल्शन। रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सन बढ़ेगा। Repulsive. अब ट्विस्ट समझना, अब जैसे ही यहाँ पे रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और एनर्जी कितना इंक्रीज होगा किसी को नहीं पता। तो जैसे जैसे रिपल्सन बढ़ेगा एनर्जी इंक्रीज होगा 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 होगा, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हो जाएगा। और मुझे पता है कि एनर्जी बढ़ने से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम. कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब एनर्जी बढ़ जाएगा ना, तो पहले इन दोनों एटम ने जो बॉन्ड बनाया था ना, बॉन्ड, ये जो बॉन्ड बनाया था, अब इन दोनों के बीच का बॉन्ड पता है क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? जब इन्होंने पहले जो बॉन्ड बनाया था ना ओवरलैपिंग करके, जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो इतना अनस्टेबल हो जाएंगे ये दोनों कि इन्होंने जो बॉन्ड बनाया है अनस्टेबिलिटी के कारण ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। यानी कोई भी एटम बॉन्ड तभी बना सकता है या उस पॉइंट तक बना सकता है जिस पॉइंट तक अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। जैसे ही रिपल्सिव फोर्स हावी हो गया एट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर, तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम बहुत इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी इंक्रीज होने से स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा और जो बॉन्ड बना था वो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अरविंद पॉइंट बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है? सर अगर रिपल्शन फोर्स इतना नहीं बढ़ा कि बॉन्ड टूट जाए तो हम लोग का ग्राफ कैसा होगा? तो ग्राफ यहाँ पे जाएगा। तुम ये मैक्सिमम पॉइंट है, तुम यहां तक पहुंच सकते हो, तुम यहां तक पहुंच सकते हो दिस पॉइंट तक कि जब एट्रैक्टिव रिपल्सिव बराबर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एट्रैक्टिव रिपल्सिव को पार करके जब उन दोनों के बीच का डिस्टेंस और कम हो जाएगा ना, तब ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। क्योंकि तब रिपल्सिव फोर्स हावी हो जाएगा एट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। यानी इस कंडीशन के बाद क्या होगा, द रिपल्सिव फोर्स बिकम मच मोर डोमिनेटिंग इन कंपेयर टू एट्रैक्टिव फोर्स। एनर्जी बढ़ जाएगा शार्पली, और जब एनर्जी बढ़ेगा तो बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और एक बात बता दूं मैं तुमको, ये जो मैक्सिमा है ना, मैक्सिमा जब हमारा एट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स के बराबर होता है तो इसको बोलते हैं द मिनिमम डिस्टेंस। ये क्या हो जाएगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, है कि नहीं? बताओ तो, अगर तुमको बॉन्ड बनाना है तो तुम बॉन्ड कब तक बना सकते हो? तुम बॉन्ड तब तक बना सकते हो जब एट्रैक्टिव और रिपल्सिव बराबर ना हो जाए। और जिस पॉइंट पे एट्रैक्टिव और रिपल्सिव बराबर हो जाएगा, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसी डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड लेंथ। अब तुमको याद आया होगा, मैंने तुम लोग को बॉन्ड लेंथ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, याद है कि नहीं? तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? सर, हाँ बोलो। सर एग्जाम में बॉन्ड लेंथ को कैसे मेजर करते वो क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या होगा? नहीं बॉन्ड लेंथ कहाँ, ये कहाँ पूछ रहे हो, बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते? सर आज के क्वेश्चन में था. सर आज के क्वेश्चन में था बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं, किस चीज से? और उसका ऑप्शन क्या क्या था? सर लंबा लंबा कुछ था, मैंने इतना पढ़ा सर नहीं एक क्योंकि सेकेंड, पता नहीं था। ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। देखो देखो ऑप्शन, तो स्पेक्ट्रोमीटर कुछ होगा, वो बॉन्ड मेजर करने का होता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, देखो समझाऊंगा उसमें, यहाँ पे देखो। तो ये बात समझना कि बॉन्ड लेंथ क्या होता है। अगर किसी ने को पूछा कि व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, तो तुम उसको बताना कि बॉन्ड लेंथ वो डिस्टेंस होता है किसी भी दो एटम के बीच में वेयर द एट्रैक्टिव फोर्स विल बी इक्वल टू क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। बोलो बात समझ में आया? आगे समझ में क्लियर? सर बॉन्ड लेंथ एट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। जब बॉन्ड, देखो बात समझो, मैंने क्या बोला थोड़ा समझ गया था, ये दुनिया समझो। ये दो एटम है, ठीक है? सकी से साहिल ने पूछा ना मुझे। हाँ सर। साहिल, ये दो एटम है, ये दूर दूर है, एट्रैक्टिव होगा, पास आएगा पास आएगा पास आएगा, रिपल्सिव होगा। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एट्रैक्टिव रिपल्सिव बराबर होगा, तो वो पॉइंट पे जब एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों का बराबर है, उस पॉइंट पे यानी उस कंडीशन पे इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को बोला जाता है बॉन्ड। अब क्लियर है? यस सर, अगर मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। हाँ, और यू कैन सिंपली से द मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ विल बी नोन एज क्या, बॉन्ड लेंथ। एक ग्राफ का जो मैक्सिमा होगा वो भी उसका बॉन्ड लेंथ कहा जा सकता है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ। ये एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दिया हुआ है, स्कूल में जनरली नहीं पढ़ाते,
स्कूल के टीचर लोग इसको स्किप कर देंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं, समझने वाला चीज है। अगर तुम्हें ग्राफ समझ में आ गया तो नाउ यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ देख के बोलेगा कि बताओ इस पॉइंट के बाद कौन सा फोर्स ज्यादा है, बताओ यहाँ से यहाँ तक कौन सा फोर्स ज्यादा है, इस पॉइंट में कौन सा फोर्स हो रहा है, ये ब्लाइंक इसको डिनोट करता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक को लेके। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? सर क्वेश्चन का ऑप्शंस था सर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बॉन्ड लेंथ? मेथड है बोलो। सर ऑप्शन है एक्स-रे डिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, डी ऑल ऑफ दीज। सर मैं ऑल ऑफ दीज मार के आ गया। देखो बॉन्ड लेंथ को मेजरमेंट करने का एक अच्छा टेक्निक होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन से मेजर करना पॉसिबल है। कैसे मेजर करते हैं? तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्सरे को पास किया जाता है और वहां पे देखा जाता है कि उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो वहां से भी बॉन्ड लेंथ को मेजर करना पॉसिबल है। बट जनरली हमको बॉन्ड लेंथ मेजर करने को लेकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इन फर्दर, है ना। बॉन्ड लेंथ मेजर करना हमारा काम नहीं है, बॉन्ड लेंथ निकालना हमारा काम हो सकता है, मेजरमेंट करना हमारा काम खास नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये ग्राफ अगर बनाओ तो डाउट तुम कहता नंबर क्लियर हुआ? सर ग्राफ हमेशा राइट टू लेफ्ट ही होगा, मतलब हाँ स्टार्टिंग राइट लेफ्ट, हाँ ऐसे ऐसे चलेगा ये। ठीक है, प्रेम समझ में आया? कविता? Yes, कविता, sir. संदीप, देवोजीत चक्रवर्ती। देवोजीत भी नया बच्चा है क्या? जी सर। ओके देवोजीत, तुमने बोला क्यों नहीं? कौन से स्कूल से देवोजीत? सर कौन से स्कूल से हो? सर केवी नारंगी। केवी नारंगी, अरे वाह वेरी गुड। तुम्हारा स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ होगा अभी तक? नहीं सर। चलो अच्छा है। सर आपको कोई आइडिया है क्या रिजल्ट कब तक देगा? सर क्योंकि नेक्स्ट वीक 2 अगस्त, 2 अगस्त। देवजीत कब से पढ़ रहे हो केवी नारंगी में? सर क्लास 8 के एंड में आया था मैं। और 8 के ना, तो मेरा सर देवजीत हमारा ही दोस्त है। ओके वाह, किसका दोस्त है, नाम बताओ। सर मुख्तार। मुख्तार का दोस्त है। केवी नारंगी तो बहुत सारा बच्चा है, बट केवी नारंगी की खराब बात ये है कि तुम लोग को मिलेगा मैडम राजेश। मैडम राजेश तुम लोग को देखिए बम्बू, अगर तुम्हारा सेक्शन अच्छा मिला तो पूजा मैडम मिल जाएगी। केमिस्ट्री केवी नारंगी तो मिला होगा। केवी नारंगी के बहुत बच्चे बहुत तारीफ करते हैं अपने टीचर के बारे में। चलो सर आप ही ज्वाइन करके पढ़ा दीजिए। क्या है ना पागल? सर करना पड़ता है तारीफ, हाँ वही करना पड़ता है, मुझे पता है। वरना मार्क्स काट देंगे। नहीं नहीं, तारीफ मतलब समझ रहे हो ना कौन सा तारीफ करते हैं? हाँ सर वही ऊपर वाला। नहीं नहीं, स्कूल देखो एक बात है ना, 11 12 में तुम स्कूल के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। गुवाहाटी के अंदर कोई भी स्कूल चले जाओ सेम ओनली। तुमने कोचिंग लिया क्यों है? कि तुमको पढ़ना है, राइट। स्कूल में क्या होगा, खासकर केवी के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है देखो, मैं बता रहा हूँ। अभी अगस्त चल रहा है, रिजल्ट नहीं आया, सितंबर में स्कूल खुलेगा, अक्टूबर में क्लास होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब 4 महीना पढ़ना पॉसिबल है? ये 11 का सिलेबस कोई मुझे बोले सब 2 साल पढ़ाना है, फिर भी शायद मैं खत्म ना कर पाऊं, इतना बड़ा सिलेबस है। डिटेल में पढ़ाना चाहूँ तो स्कूल में टीचर सुबह शाम क्लास लेके बॉन्डिंग खत्म। मैं जिस चैप्टर को 1 महीना लगाने वाला हूँ, मैं आज चैलेंज कर सकता हूँ, केवी नारंगी हो, केवी सीआरपीएफ हो, केवी खाना पढ़ा हो, उनका टीचर ही खुद मुझे बोलते हैं सर उपाय नहीं है हमारे पास, उन लोग इसको बहुत पढ़ा दिया, 3 दिन पढ़ाएंगे, 3 दिन उससे ऊपर नहीं पढ़ा पाएंगे, ऑप्शन नहीं है उनके पास, पढ़ाएंगे तो कोर्स खत्म नहीं होगा, क्या करेंगे? समझ रहा है? प्रॉब्लम हर जगह से। प्राइवेट स्कूल देखो खुल गया, पर हम लोग का केवी अभी तो टाइम लगेगा खुलने के लिए। चलो इसको बनाओ और देखो कोई डाउट निकलता है कुछ।
सर किसी ने सर बोला क्या? सर मैंने बोला सर केतन। हाँ बोलो बोलो पूछो। सर जब वो जो ग्राफ है वो मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगा तब दोनों मतलब एटम फिर दूर दूर चले जाएंगे। कौन सा पॉइंट में पहुंच जाएगा? सर ये वाला मैक्सिमा के बाद फिर जब वो ऊपर मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट जो है। ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है केदार, ये पॉइंट का लिमिट नहीं होता, ये पॉइंट चलता चलता ऊपर बहुत कहाँ पहुंचेगा नहीं पता। ये दिखाता है कि बॉन्ड टूट चुका है, ये दिखाता है कि दो एटम ने बॉन्ड बनाने के लिए जो पूरा मेहनत किया था अब उन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट गया। जैसे ही एटम इस कंडीशन को पार करेगा तो उन दोनों के बीच का बॉन्ड जो है ना टूट जाएगा, ठीक है। और बॉन्ड टूटते ही एनर्जी बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज बॉन्ड टूटने का मतलब क्या है, एटम्स बिकम अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो हाईली अनस्टेबल बन गया, बॉन्ड टूट गया, तो उसका एनर्जी बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। वो कहां तक राइज करेगा वो किसी को नहीं पता, बट इतना पता है कि एनर्जी क्या करेगा, राइज करेगा, ठीक है केदार? ओके सर। बहुत अच्छा। जल्दी करो, हो गया तो बोलो, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ना हम लोग को, ओवरलैपिंग। सर कितना एनर्जी होगा वो पूछेगा नहीं? नहीं, कितना एनर्जी वो निकालना पॉसिबल नहीं, हमको सिर्फ इतना पता है कि अगर ये दो एटम अपना बॉन्ड लेंथ का जो डिस्टेंस है उसके सामने आ गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगा, बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन। या फिर तुम यूं बोल सकते हो, उसको उल्टा बोल सकते हो कि इन दोनों एटम के बीच में अगर रिपल्सन फोर्स हावी हो गया इन कंपेयर टू द अट्रैक्टिव फोर्स, तब भी बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। और बॉन्ड टूटने का मतलब यह है कि एनर्जी ज्यादा हो गया, अनस्टेबल हो गया, बॉन्ड टूट गया। तो बॉन्ड टूटने के बाद अब ये दोनों कितना करीब आएगा, कितना अंदर तक आएगा, कितना रिपल्सन होगा, ये निकाल पाना किसी के लिए पॉसिबल, ठीक है। यस सर। ग्राफ बन गया तो बोलो आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने ये टॉपिक अपना क्लियर कर लिया और हमको समझ में आ गया कि हाउ दिस ग्राफ वर्क। मैं कुछ लिखा नहीं रहा उसके अंदर, ये ग्राफ समझने वाला चीज है, लिखने के लिए कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट डालो, हेडिंग लिखो ओवरलैपिंग। सर बॉन्ड एनर्जी आएगा क्या एग्जाम में? हाँ बोलो, क्या बोलो, तो बोलो। सर बॉन्ड एनर्जी आएगा क्या एग्जाम में क्वेश्चन? बॉन्ड एनर्जी ये नहीं है, बॉन्ड एनर्जी मैंने बताना है पहले तुम लोगों को। कौन पूछ रहा है, मुझे नाम बताओ। सर मेरा मिस हो गया था। हाँ नाम बताओ। मुख्तार क्या? हाँ सर। मुख्तार मैंने बताया था बॉन्ड एनर्जी, है ना, मैंने बताया था लैटिस एनर्जी, याद करो। लैटिस एनर्जी होता है आयोनिक बॉन्ड के लिए, बॉन्ड एनर्जी होता है कोवलेंट बॉन्ड के लिए। तो मैंने बताया था कि बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करता है, तीन चीज के ऊपर करता है। क्या बताओ सौम्य, बताओ मुझे। पहला क्या था? पहला होता है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। दूसरा मैंने बताया था बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, इजी हो जाएगा, तो बॉन्ड एनर्जी घटेगा। और तीसरा मैंने बताया था डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने ये बताया था कि एक कोवलेंट बॉन्ड को बनने के लिए जो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है दैट मस्ट बी लेसर देन कितना, 2.1। तो 2.1 के अंदर में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मुख्तार ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, ठीक है, नोट्स देखना मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके सर ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग के बारे में। अब ये टॉपिक हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आज सिखाने जा रहा है जो हमको लाइफ टाइम काम आने वाला है, तो प्लीज एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। द टॉपिक इज ओवरलैपिंग। टॉपिक क्या है हमारा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होता है हमने ऑलरेडी सीख लिया है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड को बनाने के लिए जब भी दो एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। और सिंपली इन द अदर वर्ड वी कैन से द पेनिट्रेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू ईच अदर इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एक दूसरे के ऊपर अपना एटॉमिक ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं।
ओवरलैपिंग क्यों करते हैं? ताकि बॉन्ड बन सके। ओवरलैपिंग कौन करेगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वही ओवरलैपिंग करेगा, ताकि ओवरलैप करने के बाद वो क्या बना सके? इतना बॉन्ड बना पाए। क्लियर? चलो तो बात करते हैं ओवरलैपिंग के बारे में। तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, बोलूं? Yes, sir. Yes, sir. The penetration of, write down the penetration of atomic orbital, the penetration of atomic orbital into each other is called overlapping. The penetration of atomic orbital into each other is called overlapping. Into each other is called overlapping. समझ में आया? ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल पेनिट्रेट करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। मैंने पहले ही सिखाया है, जैसे कैसे? मान लीजिए एटम ए है, इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लाइक दिस। ये एटम बी यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लाइक दिस। तो इनके बीच में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया। तो ये पेनिट्रेट करने को, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैप करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग करना बोलते हैं। यानी मैंने पहले भी समझाया हुआ है, वापस समझा रहा हूँ कि ये मेरे दो हाथ को देखो, ये दोनों मेरे जो हाथ है, ये क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। व्हेन दे विल कम क्लोजर, दे विल पेनिट्रेट विद ईच अदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको भी ओवरलैपिंग बोला जाएगा, इसको भी ओवरलैपिंग बोला जाएगा, इसको भी बोला जाएगा, और इसको भी ओवरलैपिंग बोला जाएगा। तो जो ये ओवरलैपिंग करेगा, खतरनाक वाला ओवरलैपिंग, तो बोलेंगे कि यहाँ पे द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज वेरी वेरी हाई। और जो ये ओवरलैपिंग होगा, ये भी ओवरलैपिंग है, बट यहाँ पे क्या होगा? द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लो। यहाँ पे लो एक्सटेंट है, यहाँ पे हाई मीडियम एक्सटेंट है, हाई एक्सटेंट। जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। जितना वीक ओवरलैपिंग होगा, सिर्फ इतना ओवरलैपिंग होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक वीक बॉन्ड बनेगा। ऐसा ओवरलैपिंग खतरनाक बॉन्ड, ऐसा ओवरलैपिंग बेकार बॉन्ड। समझ में आता है? क्लियर? सर लास्ट टाइम आपने सर एक क्लाउड वाला कुछ बताया था सर, एक बार फिर से बता देंगे? इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसी जगह पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या है? एक जगह पे वाटर का ड्रॉपलेट इकट्ठा होना, तो वाटर का जो ड्रॉपलेट इकट्ठा होता है, क्लाउड बोलते हैं उसको। आसमान में जो क्लाउड, जो उसका आसमानी बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं, बादल बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में ये जो जगह पे बहुत सारा तुमको इलेक्ट्रॉन इकट्ठा मिल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो कौन सा जगह होगा? ये जगह होगा। ये जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लियर? यस सर। तो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स लिखो, कुछ रूल समझना होगा कि ओवरलैपिंग कब और कैसे पॉसिबल होगा। तो राइट डाउन द रूल्स। नंबर 1, लिखो, greater is the extent of overlapping, 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 more will be the strength of bond formed. More will be the strength of bond formed. More will be the strength of bond formed. तो पहला चीज जो मैंने बताया था, वही चीज रिपीट किया गया है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। वीक ओवरलैपिंग होगा तो वीक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। क्लियर है बात? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट लिखो, नंबर 2,
नंबर 2 लिखो, only the atomic orbitals. Number 2, only the atomic orbitals, only the atomic orbitals, only the atomic orbitals with unpaired electron, only the atomic orbitals with unpaired electron can participate in overlapping, बहुत बता रहा हूं, only the atomic orbitals having unpaired electron can participate in overlapping, only the atomic orbitals with unpaired electron can participate in overlapping, क्या मतलब है इसका? लिख लिया सबने? यस सर। Yes, sir. मतलब क्या, देखो, अगर मान लो हमारे पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल, अब इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब पहले से ही पेयर प्रेजेंट है, तो क्या ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा क्या? बताओ तो, बोलो। नो सर। नो सर। करेगा। हमने क्वांटम नंबर में क्या पढ़ा था? क्वांटम नंबर के अंदर यही पढ़ा था ना कि हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी हाउ मच? वी कैन हैव 2. 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही हर ऑर्बिटल के पास क्या होगा? 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर किसी ऑर्बिटल में पहले से ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो बॉन्डिंग में कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। हाँ, तो कौन करेगा पार्टिसिपेट? तो पार्टिसिपेट वो करेगा जिसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके पास, ये मान लो कोई ऐसा है, इसके पास करेगा। अगर तुम मुझे ये पूछोगे कि सर हमारे पास एक ऑर्बिटल है जो खाली है, ये करेगा कि नहीं करेगा? तो नहीं करेगा भाई, खाली है, कैसे करेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि ये खाली है। सर दूसरा जो खरीद से आया होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, खाली और एक सर। इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्डिंग करके भी क्या हुआ? एक ही इलेक्ट्रॉन आया ना, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है, स्क्रीन हो गया मतलब अटक गया अभी अभी, ठीक है। थोड़ा सर स्टक हो गया था। सुन पा रहे हो? मुझे नहीं सुन पा रहे हो? सर सुन रहे हैं लेकिन सर, आ दिखाई नहीं रहा दे है। रहे। अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, देखो अभी ठीक है, देखो। यस सर, अभी Yes, ठीक है। sir. तो मैंने यही बताया तुम लोग को कि कौन करेगा ओवरलैपिंग? जिसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। किसी के पास मान लो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। खाली है तो भी ओवरलैपिंग नहीं करेगा। सिर्फ ओवरलैपिंग वही करेगा जिसके पास क्या होगा? पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। एक बार बना लो लिस्ट में। अगर हो गया तो आगे बढ़े। यस, सर आगे बढ़े। सर आपने बोला मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो मतलब कब ओवरलैप करेगा? सॉरी, फिर से बोलो। सर आपने कहा कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो कब ओवरलैप करेगा अगर इवन नंबर हुआ तो? ओवरलैप तभी करेगा ना जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने क्या बोला कि कोई भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये अभी इस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो एक है तो क्या हुआ? अनपेयर्ड है ना ये क्या फॉर्म में? पेयर की अनपेयर? बताओ तो। अनपेयर। अनपेयर्ड है तो पेयर बनने के लिए क्या चाहिए होगा इसमें? और एक इलेक्ट्रॉन।
तो ओवरलैप तभी करेगा जब एक किसी भी ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, या यूं समझो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो अनपेयर्ड प्रेजेंट होगा तो वो ओवरलैपिंग करके पेयर बनाएगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। ठीक है साइना? यस सर। बहुत अच्छा। अब नंबर 3 पॉइंट में आ जाओ। नंबर 3 पॉइंट लिखो। लिखो एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, राइट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, as a result of overlapping, देखो as a result of overlapping, as a result of overlapping, the electron cloud or the electron density, the electron cloud or electron density एक ही बात है ना, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, क्या बोला हमने? एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड और द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will arrange itself in such a way, that it will come under the influence of both the nuclei, it will come under the influence of both the nuclei. It will come under the influence of both the nuclei. ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियर के अंदर क्या होगा, काउंट करेगा। सर बोलो। सर एलसीसी के ऑफलाइन क्लासेस कब से चालू होंगे? वो तो आतिश सर बताएंगे ना, मैंने बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। कौन पूछ रहा है? मुख्तार क्या? यस सर। मुख्तार ये सर से पूछ लेंगे, सर बताएंगे। ओके। ऑफलाइन का ऑर्डर दे दिया क्या चालू करने का? पता नहीं सर, जब जो टाइमिंग है हमारा वो उस टाइम तो कर्फ्यू लग जाता है। हाँ, एक बार सर से पूछ के देखो। ठीक है, मॉर्निंग में कर सकते हैं शायद। हाँ, एक बार सर से बात करो, सर बताएंगे ये चीज को। मैं ओके सर। तो यहाँ पे देखो, लास्ट पॉइंट पे तुम लोगों को डाउट लगा होगा कि लास्ट पॉइंट में क्या बोला गया। तुमने लिखा लास्ट पॉइंट, ध्यान से पढ़ो तो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ। लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि देखो, तो चीज समझ आ गया। देखो क्या बोला गया है कि ओवरलैपिंग का रिजल्ट क्या होता है, ओवरलैपिंग से क्या होता है वो समझो। देखो ओवरलैपिंग होने से पहले क्या होता था, मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ऑर्बिटल है। ओवरलैपिंग से पहले क्या होता था, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? क्योंकि भाई न्यूक्लियस जो है वो क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या चार्ज होगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को कंट्रोल करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यस सर। यस सर। लेकिन अब देखना, अब यहाँ भी सेम चीज होगा कि यहाँ पे जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी सेम चीज होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो इसको क्या करेगा, कंट्रोल करके रखेगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा। लेकिन जब दोनों बॉन्ड बना लेता है, व्हेन दे विल मेक अ बॉन्ड, जब ये बॉन्ड बना लेगा, जब ये एक बार बॉन्ड बन जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बना, इसको कौन कंट्रोल करेगा? क्या इसको ये न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा क्या?
या सिर्फ ये न्यूक्लियस करेगा कि दोनों का दोनों न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा? बताओ जरा। सर दोनों का सर दोनों। सर दोनों का करेगा। वेरी गुड, तो वही बोला गया है लास्ट पॉइंट में देखोगे तो वही बोला गया है कि एक बार ओवरलैपिंग होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, दैट विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द न्यूक्लियाई। ये दोनों न्यूक्लियाई के अंदर आएगा, दोनों न्यूक्लियाई क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा, पकड़ के रखेगा। तो यही हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट। बस समझ आ तो गया? फिर ये कोई एक पैटर्न में अरेंज हो जाएगा ना? मतलब समझ, जैसे अगर दो साइड्स है तो सर कोई एक लाइन में अरेंज हो गया, फिर कोई स्क्वायर लाइन शेप नहीं, में। लाइन नहीं, वो आगे है, वो अपना एक शेप डिफाइन करता है, ज्योमेट्री डिफाइन करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना? मैं बताऊं कुछ देर के बाद, ठीक है, कैसे काम करता है ये, ठीक है? ओके सर। तो आगे बढ़े हम लोग। तो ये हमने क्लियर कर दिया ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग का रूल्स क्या होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये कौन कौन सा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होता है? हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्या, ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग का टाइप्स क्या क्या होता है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग दुनिया में दो टाइप का होता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग and the second type of overlapping is called parallel. हमारे पास क्या है, दो टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है। एक को बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा टाइप का जो ओवरलैपिंग है उसको बोलते हैं क्या, पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है ना? तो एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल ओवरलैपिंग क्या डिफरेंस है, क्या है, समझते हैं। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं, देखो एक्सियल का मतलब क्या है, नाम में ही लिखा हुआ है एक्सियल। तो यानी ये जो ओवरलैपिंग होगा ये कैसा होगा, ये होगा थ्रू एक्सिस। ये ओवरलैपिंग कैसा होगा, एक्सिस के थ्रू क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो जो भी ओवरलैपिंग एक एक्सिस के थ्रू होता है उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, और पैरेलल ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगा वो कैसा होगा, साइड वाइज होगा, पैरेलल फॉर्म में ओवरलैप होगा। यानी अगर मैं सिंपल भाषा बताऊं तो मेरे हाथ को देखना, मोर क्लियर। अगर मान लो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये ऐसे ओवरलैप करता है तो बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। अगर ये ऐसे ओवरलैप करता है तो बोलेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग, यानी कि पैरेलल ओवरलैपिंग। इज इट क्लियर, नॉट क्लियर? सर थोड़ा सा मिस हो गया सर, एक बार डायग्राम बना के दिखा देंगे? नहीं बनाऊंगा, पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, डिटेल पूरा पढ़ाऊंगा, खाली इतना सर समझो। वो एक्सेल ओवरलैपिंग के नीचे क्या लिखा है? थ्रू एक्सिस, THR, अच्छा। थ्रू एक्सिस, ओके ओके। एक्सिस के थ्रू, मतलब ऐसे, ये देखो एक एक्सिस में है, ऐसे आके ओवरलैप कर लिया तो बोलेंगे एक्सियल ओवरलैप। पैरेलल का मतलब क्या होगा, साइड वाइज, कि एक साइड में एक साइड में एक ऑर्बिटल, और साइड वाइज दे आर ओवरलैपिंग विद ईच अदर। तो ऐसा केस में क्या बोलेंगे इसको हम लोग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, या फिर बोलेंगे पैरेलल ओवरलैप, ठीक है? सर हम लोग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी बोल सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि एक्सिस होने के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होना जरूरी नहीं है। तो ये मैं तो दिखाऊंगा, और कोई एक्सिस दिखाऊंगा जहां पे ऐसा काम नहीं करेगा, ठीक है? सर बोथ द थिंग हैव द सेम टर्म ना, मतलब दोनों का एक ही मतलब है? दोनों का क्या? सर दोनों का एक ही मतलब है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड ये आपका थ्रू एक्सिस नहीं, ओवरलैपिंग। मतलब तो एक ही है कि दोनों ओवरलैप ही करेगा, बट ओवरलैप करने का तरीका अलग है। सर तरीका अलग है, बट वो आपका ये एक्सियल ओवरलैपिंग में ही आएगा ना, तो नहीं, एक्सियल ओवरलैपिंग तभी होगा, देखो एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब एक्सिस के थ्रू से ओवरलैप करना। ये दोनों ओवरलैपिंग का पार्ट है, ये दोनों अलग अलग ओवरलैपिंग है, अलग अलग तरीका है, ओके डिफरेंट। ओके सर। एक्सियल का मतलब एक्सियली एक पर्टिकुलर एक्सिस में ओवरलैप करना। साइड वाइज का मतलब कोई एक्सिस कॉमन हो या ना हो मैटर नहीं करता, पैरेलली दे कैन आल्सो ओवरलैप विद ईच अदर। लिखो उसको, फिर बारी बारी से डिस्कस करते हैं कि होता क्या है। सर कंफ्यूज हो गया था। क्या कंफ्यूज हो? सर मुझे लगा कि दोनों एक ही मतलब है, ऐसा था। ये ओवरलैपिंग का पार्ट है। ओवरलैपिंग के अंदर दो टाइप का ओवरलैपिंग होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग एंड पैरेलल ओवरलैपिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सियल ओवरलैपिंग से। पहले बात करेंगे एक्सियल, फिर बात करेंगे हम लोग। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सियल ओवरलैपिंग क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
तो डाल दो हेडिंग एक्सियल ओवरलैपिंग। यहाँ पे लिखो एक लाइन पहले एक्सियल ओवरलैपिंग में, बताओ बोलो। Yes, sir. तो यहाँ पे लिखो when two atomic orbitals overlap with each other, when two atomic orbitals overlap with each other along their axis, when two atomic orbitals overlap with each other along their axis are called axial overlapping. क्या होगा? Can you Axial. repeat the line once again? Yes, I will. When two atomic orbitals overlap with each other, along their axis, will be known as axial overlapping. कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने एक कॉमन एक्सिस के थ्रू से अगर ओवरलैप करता है तो उस ओवरलैपिंग को बोला जाएगा एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या बोला जाएगा उसको? एक्सियल ओवरलैपिंग बोला जाएगा। क्लियर हो गया? यस हो गया, चलो। यस सर। अब देखो एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर सबसे पहला जो ओवरलैपिंग होता है उसको बोलते हैं एस ओवरलैपिंग। द फर्स्ट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एस ओवरलैपिंग। नाउ व्हाट इज एस? तो एस का मतलब होता है एस ऑर्बिटल, ये एस का मतलब भी क्या होगा? एस ऑर्बिटल। तो जब दो एस का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा तो वो हमेशा एक्सियली ओवरलैप करेगा, हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग ही दिखाएगा। क्यों और कैसे? लेट्स सी हियर। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एस को बनाता हूं। हम सबको पता है कि एस का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल होता है, मैंने पहले पढ़ा दिया तुम लोगों को। तो मैंने स्फेरिकल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ? एक स्फेरिकल ड्रॉ करता हूँ। अब तुम लोग जरा मुझे देख के बताओ, अगर मैं इसको बोलूं ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो क्या तुमको इन दोनों स्फेरिकल ऑर्बिटल में कोई एक्सिस कॉमन दिख रहा है क्या? देख के बताओ तो कौन सा? दोनों एक्सिस सर दोनों एक्सिस, बोथ द एक्सिस सर। बोथ द कैसे कॉमन है यार? कौन सा कॉमन है? एक्स एक्सिस। एक्स सर एक्स एक्सिस, एक्स पर मैं सोचा सेम कौन सा है। जब एक्स इनमें सर कॉमन सेम है। कॉमन है तो एक्स एक्सिस कॉमन है, तो कॉमन होने के कारण क्या होगा? इनके बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। यानी किसी भी दो ऑर्बिटल में अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सिस अगर कॉमन हो जाता है तो उनके बीच में कौन सा ओवरलैपिंग होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे? दे विल कम क्लोजर एंड दे विल ट्राई टू ओवरलैप। तो देखते चलो कैसे करेंगे। तो ये पहला फिगर है। फिगर नंबर 2 क्या होगा? ये हो गया ऐसे। अब ये आएगा इनके सामने, ऐसे एंटर करेगा, ये रहा ओवरलैपिंग। ये देखो तो ओवरलैपिंग मैं सुंदर बनाता हूँ, इसको एक्सिस नहीं बनाता हूँ, सिंबल बनाता हूँ। तो ये हमारा एस, ये हमारा दूसरा एस, ये देखो ओवरलैपिंग, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये रहा हमारा क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर इलेक्ट्रॉन क्या? डेंसिटी। समझ आ गया? व्हेन दे विल कम क्लोजर, इनके बीच में क्या होगा? ऐसा ओवरलैपिंग होगा। अब केमिस्ट्री क्या बोलता है? केमिस्ट्री बोलता है कि पहले तुम दिखाओ कि ओवरलैपिंग होगा, फिर तुम ओवरलैपिंग करो, ओवरलैपिंग हो गया। ओवरलैपिंग होने के बाद तीसरा नंबर पॉइंट क्या था? कि ओवरलैपिंग के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो दोनों का न्यूक्लियस के कंट्रोल में होगा। इसका न्यूक्लियस भी उसको कंट्रोल करेगा, उसका न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल करेगा। तो वो कंट्रोल को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लास्ट का जो डायग्राम है उसको ऐसे बनाएंगे
कि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैक्सिमम जगह मिले और न्यूक्लियस को मिनिमम जगह मिले। वापस सुन लो, हम लोग को ये दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैक्सिमम जगह मिलना चाहिए और न्यूक्लियस को कम से कम जगह मिलना चाहिए। तो कैसे दिखाएंगे इसको? ये रहा। तो ये जो प्लेस हमारे पास है, यहाँ पे मैक्सिमम प्लेस हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे दिया, और मिनिमम प्लेस हमने क्या कर दिया, न्यूक्लियस को दे दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ओवरलैपिंग बन गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला फिगर, दूसरा फिगर, इसे क्लियर? सर अगर हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं सर, हम लोग का फिर तो जैसे हम लोग रिप्रेजेंट किए उसका डिस्टेंस, और सर फिर डिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा ना न्यूक्लियस के बीच का। नहीं, देखो देखो, ये हमको खाली रिप्रेजेंट करने के लिए ड्रॉ किया, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये खाली रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है कि ताकि इससे ये दिखे कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल कर रहा है। दोनों का न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कंट्रोल कर रहा है, बस ये दिखाने के लिए हमने ये डायग्राम। सर मतलब जो लेफ्ट साइड वाला जहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिखा है सर, वो हम लोग का एक्चुअल डायग्राम, और सर जो हम लोग हाथ में उसके बाद बनाया वो रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये है एक्चुअल डायग्राम, पहला वाला जो है ये एक्चुअल डायग्राम है, और ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है क्योंकि हमको ये दिखाना होता है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको दोनों का न्यूक्लियस क्या करेगा, एक साथ कंट्रोल करेगा। तो कंट्रोल को दिखाने के लिए हमने ऐसा कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या समझो, देखो पहले ये एक सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल था। बात सुनना, पहले ये एक सिंगल s का एटॉमिक ऑर्बिटल था और ये एक सिंगल इंडिविजुअल s का ऑर्बिटल था। व्हेन दे विल ओवरलैप, तो ये ओवरलैप करने के बाद क्या बनाएगा, आफ्टर ओवरलैपिंग दे विल फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल। ओवरलैप करने के बाद ये क्या बनाएगा, ये एक नया ऑर्बिटल बनाएगा, और उस नया ऑर्बिटल को हम नाम देते हैं, ध्यान सुनना, इसको नाम देंगे सिग्मा ऑर्बिटल। क्या नाम देंगे बेटा, सिग्मा ऑर्बिटल। ये जिंदगी में बहुत काम आएगा, ध्यान रखना, सिग्मा ऑर्बिटल। सिग्मा होता है ऐसे, ये सिग्मा, ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करना ये, तो ये क्या बनाएगा, दिस विल फॉर्म अ सिग्मा ऑर्बिटल। ये क्या बनाएगा, सिग्मा ऑर्बिटल बनाएगा, और सिग्मा ऑर्बिटल के साथ साथ जो बॉन्ड बनाएगा ना, इस बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बॉन्ड बोलेंगे इसको बेटा, सिग्मा। ये रहा सिग्मा बॉन्ड। तो यानी इन दोनों का ओवरलैपिंग के कारण, या यूं बोलो कि जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, तो एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, the axial overlapping will always form the sigma bond, or you can say the sigma orbital। बोलो याद रहेगा जल्दी? हाँ सर। सर सिग्मा के बारे में आज एग्जाम में आया था। आया था सिग्मा के बारे में क्या? ठीक है, वो छोड़ देना, मैं बोल दूंगा, मार्क्स मिल जाएंगे। सर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी आया था। ऐसा है क्या? हाँ सर। क्यों दे दिया है? ठीक है चलो मैं बात करता हूँ, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा आगे। ठीक है, तुम ये बनाओ, जल्दी से जल्दी बनाओ। डन सर। डन, सब हो गया? सर मैं लास्ट लिख रहा। बोलो। सर जो स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट चैप्टर से जो क्लास शुरू होगा वो कब से होगा? एक बार तुम लोग ना आगे से बात करो, कौन दूसरा नाम बताओ? सर कविता। कविता, एक बार ना आगे से पूछना, ठीक है? ओके सर। सर सर सिग्मा ऑर्बिटल कौन सा वाला होगा, मतलब वैसे तो इसका नाम सिग्मा ऑर्बिटल होगा, पर डायग्राम में कैसे होगा? नहीं, डायग्राम में कैसे होगा मतलब क्या ना, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पहले s ऑर्बिटल था, ये पहले एक सिंगल s ऑर्बिटल था। तो व्हेन द टू s ऑर्बिटल विल कंबाइन विद ईच अदर, तो यहाँ पे ये जो नया ये बना, ये पूरा का पूरा, ये पूरा जो बना, इसको ये डायग्राम बना, इसको बोलेंगे सिग्मा ऑर्बिटल। ये एक सिग्मा ऑर्बिटल। वो सिग्मा कैसा, अगर तुमको और जानना है यू कैन से सिग्मा s ऑर्बिटल। तुमको और डिटेल जानना है तो लिख सकते हो सिग्मा s ऑर्बिटल।
तो यानी जब दो s का ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेगा, दे विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा s ऑर्बिटल। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। तो देखो, अब पहला हमने सीख लिया कि एस ऑर्बिटल कैसे काम करता है। अब हम देखेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर दूसरा ओवरलैपिंग हमारे पास होता है जिसको बोलते हैं नंबर 2 sp ओवरलैपिंग। अब जरा समझना है sp ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। हम जब बात करेंगे s के बारे में तो s का मतलब क्या है, ये हो गया स्फेरिकल। और जब p का बात करते हैं तो p के अंदर क्या होता है, ये पहला हो गया pz, सर डम्बल। ये हमारा डबल, ये हमारा क्या हो गया, दिस बिकम योर pz, ये हमारा px, और ये वाला क्या बन गया, py बन गया। अब जरा ध्यान से देखना और मुझे थोड़ा बताओ कि ये s और pz में कौन सा एक्सिस तुमको कॉमन नजर आता है। सर एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, वेरी गुड। तो s का तो देखो, s का तो हमने पहले ही पढ़ा था कि s का जो ओरिएंटेशन होता है वो क्या होता है। ये s का जो ओरिएंटेशन होता है वो तो एक ही होता है। s को तुम कैसे भी घुमाओ, स्फेरिकल को कैसे भी घुमाओ, गोला तो गोला है, गोला चेंज नहीं होगा, गोला को ऐसे घुमाओ, गोला को ऐसे घुमाओ, तो गोला कभी चेंज नहीं होगा। तो बोलने का मतलब है कि s के पास क्या है, अपना सिंगल क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा। लेकिन हमको पता है कि p को हम अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ pz। तो जो जो नया बच्चा है, केतान देवोजीत, देखो एक बार यहाँ पे, केतान को शायद पता होगा ये बात कि x में जो भी होता है इसको हम बोलते हैं pz, यहाँ पे जो होगा px बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, py बोलते हैं। तो हमको पता है कि px और py इसके साथ में ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, तो यहाँ पे इनके बीच में यही एक्सिस कॉमन है। तो हम बोलेंगे कि एक्सियल ओवरलैपिंग जो होगा वो s और pz के बीच में होगा। क्या इस बात को मानते हो क्या? देखो, एक्सियल ओवरलैपिंग जो होगा वो s और pz के बीच में होगा, क्योंकि x और y ओवरलैपिंग यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि वो कॉमन नहीं है। मान सकते हैं, नहीं मान सकते? सर फिर से समझा दीजिए। समझाना कुछ नहीं है, तुम मुझे ये बताओ कि ये px हो गया, py हो गया, pz हो गया और ये x हो गया, इन दोनों में कौन सा एक्सिस जो है वो कॉमन है? सर pz। pz। हाँ सही ना, कौन सा कॉमन है बताओ? सर px ऊपर है। अरे बाबा, ये कॉमन है ना, ये वाला है कि नहीं कॉमन, ये वाला, ये वाला। हाँ तो सर मतलब वो डंबल py पे भी होगा। py से कैसे होगा यार, ये कैसे ओवरलैप करेगा बताओ, ये कैसे इससे ओवरलैप करेगा बताओ, तुमको बताओ। ये तो इसका एक्सिस ऐसे है, ये ऐसे है, हाउ दे विल ओवरलैप विद ईच अदर, पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं पॉसिबल है। अब मुझे बताओ कि जो यहाँ पे होगा उसका एक्सिस ऐसे है, अब ये ऐसे है, क्या इन दोनों में ये एक्सिस कॉमन है क्या? नो सर। तो नहीं है, तो कॉमन कौन सा है, एक ही तो है ना जो कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है। और P को लेके मैंने पहले सिखाया था, अभी तुमने सर लेट ज्वाइन किया होगा, देख लो यहाँ पे P में क्या होता है, ये जो ऑर्बिटल है ये भले ही y में है, ये भले ही y एक्सिस में है, बट इसको बोलते हैं px। ये भले ही x में है, इट इज द x, बट पढ़ेंगे या बोलेंगे इसको pz। और ये भले ही z में है, पढ़ेंगे इसको क्या, py। तो इसलिए मैंने बोला कि x और pz के बीच में क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। s और pz के बीच में क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। क्लियर साइना? यस सर। बोल। अब देखो कैसे वो डायग्राम। हम लोग बोल बोल। सर डंबल हम लोग जितना चाहे उतना बना सकते हैं। हाँ, जितना चाहे उतना नहीं, तीन ही बनेगा ना, px और pz। ओके सर। तुम क्वांटम नंबर में नहीं थे क्या साइना? नो सर, सर मैं मोल कॉन्सेप्ट से थी। तो फिर तो डिफिकल्ट होगा, तो फिर ठीक है, मान सकते। अब देखो यहाँ, तो ये और ये क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। ये s है, ये pz है, दे विल ओवरलैप विद ईच अदर। कैसे ओवरलैप करेगा, ये देखो ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग कर गया। अब मैंने बोला था तीसरा डायग्राम बनाएंगे जहां पे दिखाएंगे कि ओवरलैपिंग में
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैक्सिमम प्लेस मिलेगा और बाकी को कम प्लेस मिलेगा। कैसे बनाएंगे इसको? तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तंदूरी बन गया यहाँ पे, ठीक है, चॉकलेट बन गया, तंदूरी बन गया ये। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड, और जो ऑर्बिटल होगा क्या बोलेंगे, सिग्मा ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ऑर्बिटल। तो इससे हम लोग और एक कंक्लूजन पे भी जा सकते हैं, वो ये है कि जब भी हमारे पास s ऑर्बिटल होगा, चाहे वो ss हो, चाहे वो sp हो, चाहे कुछ भी हो, जब भी हमारे पास s ऑर्बिटल होगा तो हमको ये समझ जाना चाहिए कि s हमेशा क्या करता है, एक्सियल ओवरलैपिंग ही दिखाता है। द s ऑर्बिटल विल ऑलवेज शो द एक्सियल ओवरलैपिंग। कहीं भी लिख के रख लो, द s ऑर्बिटल विल ऑलवेज शो द एक्सियल ओवरलैपिंग। सर आपने सिंपलिसिटी के लिए pz लिया है कि सिर्फ pz ही के साथ होगा? ये सिर्फ pz के साथ होगा ना, मैंने दिखाया ना x का 3 हो सकता है। डाउट है क्या सर मतलब हम लोग पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे डबल का? इसका? सर मैं बोल रहा सर पूरा मतलब डायग्राम नहीं बनाएंगे हम लोग डबल का, सिर्फ pz एक्सिस पे जो हाँ रहेगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जिसके साथ ओवरलैप होगा वही बनाएंगे, जिसके साथ ओवरलैप नहीं होगा नहीं बनाएंगे उसका, क्योंकि ये इनको बनाने का फायदा नहीं है, इनके साथ ओवरलैप नहीं होने वाला, इनको नहीं ड्रॉ करेंगे। जिसके साथ ओवरलैप होगा हम लोग सिर्फ उसी ऑर्बिटल को लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया कि s और pz के बीच में ही ओवरलैप होगा। तो एग्जाम के अंदर भी क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज कर सकता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग किसके बीच में होगा, spx, spy, spz, ऐसे पूछ सकता है। तो उस टाइम में क्या लिख के आओगे, s और pz के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। क्लियर? यस सर। बनाओ उसको। सर मतलब जहाँ भी s होगा वहाँ एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगा। मतलब जहाँ भी s ऑर्बिटल होगा वहाँ मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगा। वहां पे एक्सियल ओवरलैपिंग करेक्ट है। एंड किसी के साथ भी आ जाए इट विल फॉर्म द एक्सियल ओवरलैपिंग, चाहे वो s के साथ आ जाए, s चाहे p के साथ आ जाए, या s चाहे किसी के साथ भी आ जाए, देयर विल बी एक्सियल ओवरलैपिंग। क्लियर? यस सर। तो क्लियर हो गया तुम लोगों को? यस सर। सर जैसे आपने लास्ट वाले में बताया था ये सिग्मा s और बॉन्ड या फिर ऑर्बिटल, सर इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा pz? हाँ सिग्मा spz, नॉट pz, सिग्मा spz ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा spz ऑर्बिटल। ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। यस सर। मैं बहुत ही आराम से जा रहा हूँ, ये अच्छा बात है, ठीक है, कि टाइम अभी तक है हमारे पास। तुम लोग ऑर्गेनिक की जैसे स्टार्ट हो गया है, इधर से ऑर्गेनिक, इधर से फिजिकल इनऑर्गेनिक, तो एक टाइम पे हम लोग दोनों खत्म कर देंगे। आफ्टर दिस चैप्टर विल मूव टू द रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। प्लीज पढ़ के आना, यहाँ तक अच्छे से पढ़ के आना, अपना डाउट पूछना, ताकि नेक्स्ट क्लास में फर्दर एक्सियल ओवरलैपिंग का और बात कर सके, और हम बात करेंगे पैरेलल ओवरलैपिंग और देखेंगे कि वहां पे क्या क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलो बाय।